हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। सेल चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा वीडियो है? ये 13th लेक्चर है, ये 13वां लेक्चर है और इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? पिछले वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट किया था, इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया को फिनिश करेंगे और अगर समय बचा तो कुछ और नया टॉपिक भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनर्जी सप्लाई करता है सेल को। ठीक है, एक स्टोरिंग जगह है, एक मतलब जैसे हम अपनी करेंसी कहाँ स्टोर करते हैं, बैंक में हम अपने पैसे वगैरह बैंक में स्टोर करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होती है? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा बना दिया। ठीक है, देखो इस स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा, पहले आप इसको एक बार, चलो पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं तब आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। इसको यहाँ से काट दिया है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया था, इसको यहाँ से बीच में से ऐसे काट दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए ताकि अंदर का स्ट्रक्चर और बाहर का स्ट्रक्चर दोनों आपको दिख पाए। ठीक है, ये जो ब्लू वाली आउटर कवरिंग दिख रही है इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अंदर जो आपको दिख रही है ये इस तरीके से व्हाइट वाली जो कवरिंग है इसको कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैट्रिक्स, ये जो रेड वाला पार्ट है ये पूरा मैट्रिक्स है जो इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कौन सा है? ये रेड और ग्रीन के बीच में जो स्पेस है, रेड पार्ट और ग्रीन पार्ट के बीच में जो स्पेस है इसको कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, क्लियर है बात? ये इस तरीके से। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन ये है दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करो यहाँ पे। ये जो ग्रीन है ना यही इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्योंकि इसको काटा हुआ है ना तो ये अंदर का पार्ट दिख रहा है, तो ये अंदर की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो ब्लू है ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद मैट्रिक्स तो समझ में आ गया। मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं। और ये जो रेड पार्ट है पूरा इस तरीके से जो शेप है इसका, इसको क्रिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब हम स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहते हैं। The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. Inner compartment मतलब ये अंदर रेड वाला जो पार्ट है ना ये filled है, is filled with a dense homogeneous substance. Homogeneous मतलब एक ही टाइप के सब्सटेंस से भरा हुआ है, मतलब अलग अलग टाइप के सब्सटेंस नहीं होंगे, एक ही टाइप का सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है। ठीक है, डेंस सॉल्यूशन है, उससे ये भरा हुआ है पूरा। ठीक है, और उसको हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, ये पूरा मैट्रिक्स था ना रेड वाला, अरे है कि नहीं है मैट्रिक्स? ठीक है, the outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The outer membrane ये है ब्लू वाला। ठीक है, इसको the outer membrane form the continuous limiting boundary of the organelle. इस organelle का बाउंड्री बना रहा है, ये सिंपल सी बात है, ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इस जो ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर जो है इसके जो पूरा बाउंड्री बनाता है वो कौन बनाता है? आउटर मेम्ब्रेन बनाता है ऑर्गेनेल का। ठीक है, The inner membrane forms a number of enfolding called the crista. Inner membrane जो रहता है, ये inner membrane से ही उभर के क्रिस्टा बनता है। ये inner membrane है ना ग्रीन वाला, इसी से उभर के रेड वाला पार्ट बना है इस तरीके से। ठीक है, मतलब इसी का उभार है एक तरीके से। The inner membrane forms a number of enfolding called the cristae towards the matrix. ठीक है, cristae है ये, E भी आया। ठीक है, cristae form the matrix or toward the matrix. ठीक है, the inner membrane form a number of enfolding called the cristae towards the matrix. ठीक है, मैट्रिक्स की तरफ ये मतलब इनफोल्डिंग है इसकी। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जिसे आप इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इसकी इनफोल्डिंग मैट्रिक्स की तरफ है, अंदर की तरफ है, और इसमें फिर रेड पार्ट पूरा भरा हुआ है, इस पूरे पार्ट को मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? The cristae increase the surface area. ये ऐसा उबड़ खाबड़ क्यों है? ऐसा अगर सीधा होता तो क्या होता है? सरफेस एरिया कम होता है। सीधी सी बात है, कोई चीज ऐसे 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 है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है,
कोई चीज अगर सिंपल फ्लैट है तो उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, वो क्यों ज्यादा चाहिए ये हम समझेंगे अभी आगे। लेकिन सरफेस एरिया हमें ज्यादा चाहिए था, इसलिए सरफेस एरिया को कैसा बनाया है ईश्वर ने, इस तरीके से इसके क्रिस्टे को इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से इनफोल्डिंग है ताकि ये इसका सरफेस एरिया जो है ज्यादा हो पाए, ठीक है। The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। देखो दो जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं इसकी फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम इसको करना है, एनर्जी एटीपी जो है वो एक तरीके से स्टोर करना है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन में भी कई सारे एंजाइम होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में भी कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि अलग अलग टाइम पे काम करते हैं, ठीक है। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या चक्कर है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बताओ, अरे बताओ ना। रेस्पिरेशन पता है, रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ फूड को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, फूड को ब्रेक करना O2 की प्रेजेंस में, और CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये कहलाता है रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, मतलब ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ होता है। सिंपल सी बात देखो, इस तरीके से समझो, सिंपल सी बात है। यहाँ एक सेल है, करोड़ों सेल है हमारे अंदर, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, एक सेल की बात कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। यहाँ पे खूबसूरत सा सेल बनाऊं क्या मैं, चलो ये बना देता हूँ यहाँ पे रेड से, ठीक है। ये सेल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा ना, ये मान लो सेल है, ये अंदर है, तो मैंने सरफेस पे बना दिया सेल है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सेल हैं और इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दो चीजें चाहिए इसको जिंदा रहने के लिए। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो खाना चाहिए, एक हवा चाहिए। वैसे इसको भी जिंदा रहने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो हवा चाहिए, एक खाना चाहिए। लेकिन इसकी हवा क्या है, इसकी हवा है ऑक्सीजन, और इसका खाना क्या है, इसका खाना है ग्लूकोज, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना पेट से डाइजेस्ट वगैरह होके और एब्जॉर्ब होके इस तरीके से इसके अंदर चला जाता है, ग्लूकोज इसको मिल जाता है, ठीक है। अब इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, जब हमने सांस ली, इनहेल किया जब हमने, तो लंग्स में ऑक्सीजन गई, लंग्स से वो छन के ब्लड में गया और ब्लड से सर्कुलेट होते हुए यहाँ तक पहुंचा और इस सेल के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच गया, ठीक है। अब इस सेल के अंदर दोनों चीजें, ऑक्सीजन भी है और ग्लूकोज भी है, तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएगा, ग्लूकोज को बर्न करेगा, ठीक है। और जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बर्न होता है तो एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है, 36 प्लस 2 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जलता है तब। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ कि टोटल जो ग्लूकोज बर्न होने पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है, एक बार में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जलता है तब, ठीक है। क्लियर ये बात, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या रहता है, मतलब ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को बर्न किया और एटीपी प्रोड्यूस किया, यही एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन साइट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ, ये सेल के अंदर ही तो है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म में। अरे भाई ये सेल के अंदर ही तो है, ये सेल है इस तरीके से, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है, ये कोई ऐसे कई जगह किसी जगह थोड़ी पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर ही तो है ना ये। तो ये सेल है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस भी होगा, गोल्गी बॉडी भी होगा, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर तो हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन और बाहर यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर ये बात, अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन आया नहीं है तो उसको जब वो टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, they produce cellular energy in the form of ATP, ठीक है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेलुलर एनर्जी बनाता है, सेल की एनर्जी बनाता है, जिसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म तो वैसे आपको पता होगा, बच्चों वाली चीज है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ किसी स्टूडेंट को ना पता हो तो। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? देखो मजे लेके पढ़ोगे ना तभी कामयाब हो पाओगे, बोझ लेके मत पढ़ना, ठीक है? बायो है, मजे लेके पढ़ो। बायो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉडी के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सी बातें हैं, हमारी बॉडी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है वैसे ही, ठीक है? तो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा भी आएगा आपको और आपके नंबर भी आएंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, सारी बातें होंगी, ठीक है? एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल है और ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट है। एक्चुअल में क्या होता है, कहाँ स्पेस है, कहाँ स्पेस है, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? ये एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल है मान लीजिए, और ट्राइफॉस्फेट, इससे 3 फॉस्फेट जो हैं जुड़े हुए हैं, यही तो है एटीपी का मॉलिक्यूल। अगर एटीपी मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से डायग्राम फॉर्म में अगर बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे तो बनाऊंगा मैं, एटीपी का मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है। अब ऐसे कितने बनते हैं? ऐसे बनते हैं 38, ठीक है? 36 एक में बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 होता है ना, तो एक में बनते हैं 36, एक में बनता है 2। अब किस में 36 बनता है, किस में 2 बनता है, ये सारी बातें आएंगी अभी आगे। अभी फिलहाल ये याद रखें कि एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? अब होता क्या है दोस्तों कि जब एनर्जी, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ये बॉन्ड्स है ना, ये 3 बॉन्ड है फॉस्फेट के, एडिनोसिन फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है बॉन्ड से, तो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं इस तरीके से, ये जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी फिर सेल यूज करता है सेल को चलाने के लिए। जब बहुत सारे सेल चल जाएंगे तो बॉडी भी चल जाएगी, ठीक है? क्लियर है बात? क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक यूनिट हमारी बॉडी की क्या है? सेल ही तो है। सेल अगर सही है तो बॉडी भी सही है, ठीक है? क्लियर है ये चीज? ठीक है। They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell। इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इस पूरे का वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरे कंक्लूजन क्या है? एक तो ये याद रखना है पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है? दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म मत कर देना कभी, जिंदगी में हमेशा याद रखना है ये। किसी भी लेवल पे आप बायो पढ़ें, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, कुछ भी पढ़े आप, किसी भी लेवल पे पढ़ें, ठीक है? एमबीबीएस पे पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, हमेशा एनसीईआरटी भगवद गीता है, एनसीईआरटी में अगर लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही याद रखोगे हमेशा जिंदगी भर के लिए, और किसी को भी चैलेंज कर सकते हो आप, ठीक है? अगर वो कहे कि नहीं मैंने तो ऐसे अरे मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है भाई, ठीक है? और एनसीईआरटी ऑथेंटिक है, तो एनसीईआरटी बुक के आधार पे आप किसी से लड़ सकते हो, आप कोर्ट से भी लड़ सकते हो, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो ऐसी कोई बुक होनी चाहिए थी ना जिसके आधार पे हम मतलब अपने कंसेप्ट कहाँ से बनाए, तो हम अपने कंसेप्ट बनाएंगे एनसीईआरटी से। और ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं अपने हिसाब से सिंपल करके पढ़ाता हूँ, ठीक है? क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से, तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब इसके बाद की और चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और बातें करते हैं दोस्तों। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। किसके मैट्रिक्स की बात हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है? अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे ना अपन, तो उसी के मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। मैट्रिक्स जो रेड वाला पार्ट था उसमें क्या क्या होता है? तो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए मतलब डबल सर्कुलर डीएनए मत कर देना, सिंगल ही होगा, ठीक है? सिंगल सर्कुलर डीएनए इस तरीके से डीएनए होगा इसका, ठीक है? अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। राइबोसोम होंगे 70s। अब राइबोसोम 70s, 80s, 60s क्या होता है, 50s क्या होता है, ये अलग अलग चीजें हैं। ये राइबोसोम अभी टॉपिक आएगा तब डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम होता है 70s टाइप का, ठीक है? एंड द कंपोनेंट्स मतलब अदर कंपोनेंट्स उसमें पाए जाएंगे, ठीक है? रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है? देखो मैट्रिक्स जो रहता है ना, एंजाइम क्या है, ये इसका काम क्या है? आप स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है?
सर मेरा काम तो है, मैं ना फुटबॉल खेलता हूँ सर। सर मेरा काम तो है, मैं ना थोड़ा घूमता हूँ इधर उधर। सर मेरा काम तो है, मैं पबजी खेलता हूँ, ठीक है। सर मेरा काम तो है, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आपके काम है? नहीं, ये आपके रियल वर्क नहीं है। ये तो आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो मेन काम है दोस्तों वो है पढ़ाई। क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई है। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका मेन काम क्या है? एनर्जी का प्रोडक्शन करना, ठीक है। एटीपी का प्रोडक्शन करना और एटीपी को स्टोर करके रखना अपने पास, ठीक है। जितना जरूरत है उतना तो खर्च कर दिया सेल को चलाने में, और बाकी का रिजर्व कर लिया, बाकी का सेव करके रख लिया आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में कभी सेल को खाना वाना नहीं मिल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको एनर्जी देता है, ठीक है। क्लियर है बात? ये काम है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता कैसे है? माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता है एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। प्रोटीन ही, एंजाइम बना किसका होता है? प्रोटीन का ही तो बना होता है। प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये एक चीज है, ये याद है ना, अभी आप 11th में शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, सेंट्रल डॉग्मा होता है ये, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। सब कुछ प्रोटीन ही है। आपके एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ जो होते हैं बॉडी में वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन बनना बहुत जरूरी है। तो डीएनए पहले एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए फिर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो एंजाइम भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। अरे है कि नहीं है? एंजाइम जो है वो भी तो एक तरीके का प्रोटीन ही है। अब इसको एंजाइम बनाना है, ठीक है। एंजाइम बनाना है, लेकिन ये एंजाइम कैसे बनाएगा? ये प्रोटीन कैसे बनाएगा? ये प्रोटीन बनाएगा कुछ चीजों की मदद से। जो इसका मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम होता है 70s टाइप का, और कुछ अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं, दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं। ये सब रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस में जो कि सब कुछ एक्चुअल में देखा जाए तो एंजाइम्स वगैरह सब इसके बने होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया नया कैसे बनेगा? फिजन से। किस टाइप का डिवीजन होगा? फिजन होगा। फिजन मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिजन, बर्डिंग, ये सब किस में आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अमीबा भी करता है ना फिजन। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवीजन कैसे करेगा? फिजन से करेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना। अब माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया के कंटेक्स्ट में। शायद पहले मैंने बताया होगा चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर आ गया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया की तरह था, ठीक है। एक बैक्टीरिया था एक्चुअल में ये, मतलब हमारा सेल था, उसके अंदर एक बैक्टीरिया आ गया था और वो बैक्टीरिया फिर रहता रहा। बैक्टीरिया और हमारे सेल की दोस्ती हो गई, हमारे सेल ने बैक्टीरिया को खाना दिया और उस बैक्टीरिया ने हमारे सेल को एनर्जी दी। इस तरीके से काम चलता रहा और धीरे 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 इवोल्यूशन होता गया और वो बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होके वो अब परमानेंट हमारे सेल में ही पाया जाता है। अब जो नए सेल बनते हैं उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये इवोल्यूशन के दौरान हुआ, काफी सालों में, ऐसा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? इसके बाद नया टॉपिक पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? अब आप देखते होंगे कि क्लोरोफिल है, ठीक है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर देता है प्लांट को, या कैरोटीनॉइड्स है, या फिर ज़ैंथोफिल्स है, ठीक है, ल्यूकोपिन्स है, ठीक है। ये सब अलग अलग कलर देते हैं प्लांट को या फ्रूट को, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? ये एक्चुअल में प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, प्लास्टिड पाए किस में आते हैं? प्लांट में। प्लास्टिड एनिमल में तो होगा नहीं, हम में होता है प्लास्टिड। हाँ, यहाँ प्लास्टिड है सर, मुझ में यहाँ रेड कलर है, यहाँ ब्राउन कलर। अरे ऐसा नहीं होता, हम में एनिमल्स ही हैं, हम शर्मिंदगी महसूस मत करना इसमें, ठीक है। तो हम में एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड किस में होता है? प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। प्लांट सेल में पाया जाता है साहब ये, ठीक है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में, ठीक है, ये बात याद रखना। और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है, यूग्लिनॉइड्स में पाया जाएगा और प्लांट सेल में पाया जाएगा, यूग्लिना।
अच्छा, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यूग्लिना ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, नहीं दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है फूड कैसे लेते हैं। अब हम हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हम अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम किसी प्लांट को खाते हैं या किसी एनिमल को खाते हैं, उस एनिमल ने भी अल्टीमेटली किसी प्लांट को खाया होगा। तो ये यूग्लिना पाया कहाँ जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, ये समुद्र में, ठीक है। तो ये यूग्लिना करता क्या है, ये जब सूर्य निकलता है, मतलब जब दिन का टाइम होता है तो ये सरफेस पे आ जाता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब सनलाइट से अपना खाना बनाता है। और जब अंधेरा होता है, जब सन चला जाता है, तो फिर ये डीप चले जाता है, पानी के बहुत नीचे चले जाता है, और वहां पे छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खाता है, ठीक है। तो वहां पे ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो करता है, ठीक है। क्लियर है ये बात, ये इस तरीके से। तो यूग्लिनॉइड की यहाँ पे बात हुई थी। यूग्लिनॉइड और प्लांट सेल जो होते हैं वो प्लास्टिड्स उनमें पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड होगा इसमें तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तभी तो कलर होगा इसमें, ठीक है। क्लियर है बात। These are easily observed under the microscope as they are large, ठीक है। इनको easily observe कर सकते हैं आप माइक्रोस्कोप के अंडर, क्योंकि ये लार्ज होते हैं, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो दिख जाएंगे, क्योंकि इनका साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इन सब की आवश्यकता नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा है आपने? कमेंट करके बताना जिन बच्चों ने देखा है, जिन बच्चों को सौभाग्य मिला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तो आपने देखा होगा अपने स्कूल वगैरह में, लैब वगैरह में देखा होगा। एक होता है फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो खैर बहुत हाई फाई चीज हो गई, वो तो हमारे बस की बात नहीं, साइंटिस्ट वगैरह लोग बहुत, मतलब कंट्री के पास ही एक दो होते हैं वो, ठीक है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप शायद देखा होगा आपने, मे भी कहीं लैब वगैरह, कुछ लैब्स वगैरह में रहते हैं, सब में नहीं लेकिन कुछ लैब्स वगैरह में होता है, ठीक है। तो वो थोड़ी फाइन इमेजेस दिखाता है और ज्यादा सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिख जाता है। अंडर द माइक्रोस्कोप लिखा है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। लार्ज साइज में होता है तो इजीली ऑब्जर्वेबल होता है ये, ठीक है। They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants, ठीक है। इनके पास, इन प्लास्टिड्स के पास, जैसा मैंने पहले बताया था, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होता है, ठीक है। स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं और वो स्पेसिफिक पिगमेंट की वजह से ये कलर देते हैं, ठीक है। अब जो पिगमेंट होगा वैसा कलर होगा, ठीक है। अब अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह के पिगमेंट पाया जाता है, किसी में कैरोटीनॉइड होता है, किसी में ज़ैंथोफिल होता है, किसी में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो जो पिगमेंट होगा वैसा कलर होगा, ठीक है। लेकिन इनमें कलर देने की क्षमता होती है, कलर प्रोड्यूस करने की इनमें एबिलिटी है, ठीक है। और किसके वजह से कलर प्रोड्यूस हो रहा है? पिगमेंट की वजह से, स्पेसिफिक पिगमेंट की वजह से, ठीक है। क्लियर है ये बात। Based on the type of pigment, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. Based on the type of pigment, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast, ठीक है। देखो इनके पिगमेंट के आधार पे, इनमें कौन सा पिगमेंट है उसके आधार पे इनको तीन भागों में बांटा गया है, इनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देता है बताइए, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आई थिंक रेड कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट का भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब डिफरेंट कलर देते हैं ये, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और ये सब किस में आते हैं? ये सब प्लास्टिड में आते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात।